हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोग करा रहे हैं, आज से किरण की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक, तो जिसमें मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम आप लोगों को करा रहा हूं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक। और आज हमारा टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 तक, टाइप 7, 8, 9 और 10 हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट किरण के वे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई हैं, उन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे उन्हें आसान तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 7 से है, क्वेश्चन नंबर 2 9500 प्लस से, और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 2, सेम है। तो मैं आप लोगों को दोनों बुक करा रहा हूँ एक साथ, किरण 9500 प्लस और किरण 9100 प्लस। तो जो क्वेश्चन कॉमन है उनके मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, पहले 9500 प्लस, देन क्वेश्चन नंबर 9100 प्लस के अकॉर्डिंग। वही क्वेश्चन 9100 प्लस में क्या है। तो टाइप 7 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो, उसने कहा है कोई एक व्यक्ति प्रारंभ में किसी एक निश्चित चाल से चल रहा था। मान लो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। यदि उसकी गति में 1/15 की कमी कर दी जाए, यानी कि 15 में से 1 की कमी कर दी जाए, तो अब उसकी गति हो जाएगी 14/15s। पहले भी वो 30 घंटे चल रहा था और अभी भी वो 30 घंटे चल रहा है। लेकिन उसने कहा है कोई एक व्यक्ति किसी एक निश्चित गति से चलता है, यदि उसकी गति 1/15 कम कर दी जाए, ठीक, अर्थात 14/15s कर दी जाए, तो वह अब उतने ही समय में, यानी कि वही समय जो समय उसे पहले लग रहा था, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो करना क्या है, हमें किलोमीटर में दूरी का अंतर दे दिया गया। यहाँ पर चली गई दूरी ज़्यादा है और यहाँ पर चली गई दूरी कम है। हमेशा ज़्यादा में से कम को ही घटाते हैं, ठीक। इसका मतलब हुआ कि एस की चाल से 30 घंटे में चली गई दूरी माइनस 14/15 की चाल से 30 घंटे में चली गई दूरी बराबर 10 किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, 15 से काटूंगा इसे 2 बार और ये हो जाएगा 30s माइनस के 14 दूनी 28s बराबर 10, अर्थात 2s बराबर 10 और s का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके क्वेश्चन को करने का एक कॉन्सेप्ट और होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखो, जब कभी भी किसी भी वैल्यू को भिन्न में तोड़ दिया जाए, जैसे कि 1/15 का है, तो नीचे जो वैल्यू होती है ये चाल का है ना, तो तुम प्रारंभिक या पूरी चाल 15 मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो उसकी चाल थी वो 15 थी, किंतु कमी के पश्चात, जैसे कि 1/15 की कमी कर दी गई, यानी कि 15 में से 1 की कमी की गई, तो अब उसकी जो चाल है वो 14 रह गई। उसने कहा है 10 किलोमीटर कम चल रहा है। मेरे हिसाब से 30 की चाल से, मतलब 30 घंटे तक 15 की चाल से चलेगा तो 450, और 14 की चाल से 30 घंटे तक चलेगा तो 420। उसके हिसाब से जो अंतर है वो 10 किलोमीटर है, और मेरे हिसाब से जो दूरी का अंतर है वो है 30। 1 का मान 1/3। क्या कह रहा हूं, उसने कहा है कि उसकी प्रारंभिक चाल याद कीजिए। क्या मान रखी हमने 15, 1 का मान 3 है, तो 15 का मान हो जाएगा 15 गुना 1/3 अर्थात 5। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, ठीक। तो मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन कराऊं वो आसान से आसान मेथड से कराऊं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपनी निर्धारित स्थान पर 2 से ही 1/2 घंटे अर्थात 2.5 घंटे में दूरी चलता है, मतलब देरी से पहुंचता है। 2.5 घंटे में कि देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना है। देखो, उसने कहा यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5 की चाल चलता है, ठीक, तो फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, जब कभी भी सामान्य और वर्तमान, यानी कि अब उसने कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का, मान लो उसकी जो सामान्य चाल है वो 1 है, किंतु अब वो जो चल रहा है वो 3/4 की चाल से चल रहा है, ठीक। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5, तो कोई एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का
3/5 की चाल से चल रहा है। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी चाल का अनुपात हो जाएगा 5:3 चाल का अनुपात। लेकिन उसने कहा है कि वो 5/2, क्योंकि उसने कहा है ना 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे की देरी से चल रहा, अर्थात 5/2। ठीक, तो 5/2 घंटे देरी से चला या देरी से पहुंचा। यहां पर जो जानकारी दी गई वो समय की है, यहां पर जो हमारे पास जानकारी है वो चाल की है। लेकिन हम समय को समय से रिलेट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हमें चाल को समय में बदलना होता है तो चाल के अनुपात को हम रोटेट कर देते हैं। जैसे अगर 5:3 है तो 3:5 करते ही ये समय का अनुपात बन जाएगा। अब अगर सामान्य समय की बात करूं तो 3 और वर्तमान समय की बात करूं तो 5, अर्थात उसके द्वारा जो समय का देरी है, पहले 3 घंटे में पहुंच रहा था, अब 5 घंटे में पहुंच रहा है, तो कितना हो जाएगा 2, तो एक का मान कितना हो जाएगा 5/4। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा है यदि पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। उसने पूछा है सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अब सामान्य समय क्या लग रहा है उसे 3। ठीक भाई, सामान्य समय कितना लग रहा है 3, एक का मान 5/4, तो 3 का मान क्या आ जाएगा 5/4 गुना 3, अर्थात 15/4, और ये तुम्हारा घंटे में आंसर है। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे हम आपसे जुड़े रहें लगातार। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहेगी। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी टाइप का, अर्थात टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। ए और बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। एक ही चाल के 5/6 की चाल से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचे, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। देखो ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक, बट क्वेश्चन उसने इस तरीके से हमें दिया है कि लैंग्वेज दोनों की चेंज हो गई, बट अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो कॉन्सेप्ट दोनों में बिल्कुल सेम है क्या? उसने कहा ए और बी है, ठीक है ना। उसने कहा है ए और बी 2 व्यक्ति है, जिसमें बी ए की चाल के 5/6 की चाल से चल रहा है। जो बी है वह ए की चाल का 5/6 की चाल से चल रहा है, अर्थात ए और बी की चाल का अनुपात आ जाएगा 6:5। समय की बात करता हूं तो समय के लिए भी बताया था ना 5:6। अब उसने कहा है कि जो ए है वो 1 घंटा 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, जो ए है वो 1 घंटा 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग कर देता हूं 60 से। ठीक, मतलब बी देरी से पहुंचा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5/। मेरे हिसाब से ए को कितना समय लगा, समय के अनुपात से समय की वैल्यू आएगी और चाल के अनुपात से चाल की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी थी ओरिजिनल वैल्यू के रूप में वो समय की थी, तो हम यहाँ पर भी समय की ही बात करेंगे। तो इसका मतलब 5/4 ही हुआ। मेरे हिसाब से कितना लेट 1, तो 1 का मान 5/4। ठीक, उसने क्या पूछा है, तो वो पूछा है तो बी को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बी का समय 6, तो 5 30/4 कैलकुलेट करूंगा तो 7 से 1/2 घंटे आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में उसे लगने वाला समय कितना होगा। तो देखो उसने कहा है कोई एक रेलगाड़ी है, वो 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और उसने कहा यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए। अब जरा एक चीज यहां पर नोट करने की है कि तुम्हें देखना है कि जो वैल्यू उसने जोड़ने या घटाने के लिए दी है उसकी यूनिट क्या है। तो पता चला जो वैल्यू जोड़ने या घटाने के लिए दी गई उसकी यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें इसकी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही चाहिए।
ठीक है ना। जैसे अगर मैं प्रारंभिक चाल निकालता हूं तो प्रारंभिक चाल हो जाएगी दूरी जो कि किलोमीटर में है बटे समय 12 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलना है तो भाग करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में मुझे वैल्यू चाहिए थी, यानी कि अपॉन में घंटे में वैल्यू चाहिए थी। 12 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे। वो कह रहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अर्थात उसकी चाल कितनी कर दी जाए 45 किलोमीटर, तो वो कह रहा है कि इतनी ही दूरी, कौन सी दूरी जो पहले चला, कितनी 10 किलोमीटर दूरी तय करने में अब उसे कितना समय लगेगा। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और चाल हमने अभी निकाली है 5 कम करके। ठीक, इसे मैं मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देता हूं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर है, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो घंटे में आएगा। बताना किस में हमें बताना है मिनट में, ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 40 बटे 3, अर्थात 13 से ही 1 बटे 3 मिनट आंसर। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। तो हटा रहा हूं मैं इसे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग एक मोटरसाइकिल चालक P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक Q उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। Q कितने समय, ये घंटे में, उसने पूछा घंटे में P से आगे निकल जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि जो Q है वो कितने समय बाद P को पकड़ लेगा, है ना। कुछ इसी तरीके की बात की गई। तो देखते हैं, सेम है बिल्कुल, 91 प्लस 95 प्लस, दोनों क्वेश्चनों में अभी तक जितने भी कराए हैं सब में क्वेश्चन नंबर भी सेम है ना। जो नहीं होगा, जो चेंज होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन है, उसने कहा था कि एक मोटरसाइकिल चालक P, कोई मोटरसाइकिल चालक P है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, ठीक है ना। आगे उसने क्या कहा है, यदि वह अपनी गति को आरंभ करता है उसके 30 मिनट बाद, यानी कि इससे 30 मिनट बाद Q भी कितनी गति से 40, तो Q 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करता है। तो जरा देखो, जब कभी भी कोई पीछे वाला व्यक्ति या कोई दो व्यक्ति एक साथ किसी एक निश्चित स्थान पर मिलने की बात करते हैं तो हम वहां पर लगाते हैं कॉन्सेप्ट मीटिंग टाइम का। और मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही समय पर उनके बीच की दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, अर्थात सापेक्षिक चाल। एक ही समय पर उनके बीच की दूरी का मतलब है, मान लो दोनों इसी स्थान से चले, तो जो P चला वो 30 की गति से चला, लेकिन जब Q चला, जिस समय दूसरा चला, जब Q चला तो पहला व्यक्ति कुछ आगे निकल चुका होगा, और पहले व्यक्ति को चलते हुए कितना टाइम हुआ है 30 मिनट। पहला व्यक्ति 30 की चाल से 30 मिनट तक कुछ दूरी चल चुका, अर्थात Q और P के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। ठीक, तो जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला उस समय पर उन दोनों के बीच की दूरी, तो वो कितनी आ गई 15। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि Q भी इसी दिशा में जा रहा है और P भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चाल घट जाती है। जैसे Q की 40, P की 30, तो ये घट के कितनी रह जाएगी। उसने पूछा है कि जो Q है, पढ़ लेता हूं एक बार दोबारा से। उसने पूछा है Q कितने समय बाद, अर्थात कितने घंटे बाद P से आगे निकल जाएगा। तो ये जो टाइम आता है ना, ठीक, मीटिंग टाइम से जो टाइम आएगा ये हमेशा वो टाइम आता है या उसके बाद का टाइम आता है जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला। और दूसरा व्यक्ति कौन चला, Q। तो जो हमें यहाँ पे टाइमिंग पता चलेगी, कितनी पता चलेगी, 1 सही 1/2 घंटे। तो जो हमें टाइमिंग पता चलेगी वो टाइमिंग दूसरे वाले व्यक्ति अर्थात Q के बाद, यानी Q के चलने के बाद 1.5 घंटे बाद वो P को पकड़ लेगा या पार कर देगा। ठीक, और उसने यही पूछा है कि Q के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी Q वो व्यक्ति है जो बाद में चला है, तो यहाँ पर जो समय आएगा ये वो समय आएगा जो Q के चलने के बाद P और Q एक साथ मिले होंगे या Q P को पार कर चुका होगा। क्लियर है। और यही उसने घंटे में पूछा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14
और सेम है बिल्कुल, इस बुक में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 91 प्लस और 95 प्लस में सेम है, और अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सेम चल रहे हैं ना सीक्वेंस में भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी और सी की लंबाई क्रमशः 150 और 250 मीटर हो तो ट्रेन सी की चाल ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि लंबाइयाँ दोनों की दे दी, ठीक है। देखो उसने कहा है कोई ट्रेन बी है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही है। उसने कहा उसी दिशा में सी, कोई दूसरी रेलगाड़ी सी को पार करती है, और पार करने में जो समय लेता है वो समय लगता है 2 मिनट। अब जरा समझना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि उसी समय उसी दिशा में मतलब कन्फ्यूजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो उसी दिशा का मतलब होता है अगर ये पूर्व दिशा में जा रहा है तो ये भी पूर्व दिशा में जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मतलब ये जा रहा है इस दिशा में और उसी दिशा का मतलब ये बी की ओर चला देंगे। देखो अगर बी की ओर उसे चलाना होता तो फिर वो कहता विपरीत दिशा में। इस बात को याद रखना, और ये अपने आप में कन्फ्यूजन है जो पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट करने हैं, बट आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना किसी भी प्रकार से। आगे उसने क्या कहा है, उसने बी और सी की ट्रेन की लंबाई दे दी। जो बी की लंबाई दी गई वो दी गई 150 मीटर, और सी की जो लंबाई दी गई वो 250 मीटर। दूसरी बात, उसने सी की चाल पूछ ली। मान लो सी की चाल मैंने वाई मान ली, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को एक छोटे से पॉइंट और याद रखना है कि यदि आप किसी क्वेश्चन में कोई चाल मान रहे हो और ऑलरेडी तुम्हारे पास किसी भी मतलब किसी की भी कोई चाल पहले से ही गिवन है, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो पहले वाली चाल जो चाल गिवन है जो भी उसकी यूनिट होती है, हमें जो हम मानेंगे उसकी यूनिट भी हमें वही रखनी होगी, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो है मीटिंग टाइम का तो नहीं है, वो कह रहा है कितने समय पश्चात वो उसे पार कर लेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि कितने समय पश्चात वो उसे पार कर लेगा। अगर वो कहता है कितने समय पश्चात वो उसे पकड़ लेगा तो मीटिंग टाइम, और वो कह रहा है कि कितने समय पश्चात दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, तो फिर यहाँ पर लगेगा D इज इक्वल टू ST का कॉन्सेप्ट। D क्या होगा? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, अर्थात 400। स्पीड आज भी वही आएगी, सापेक्षिक चाल, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस के वाई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, 400 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और 2 गुना 60 ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मिनट को मैंने 7 के साथ 60 से गुना करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो क्या है कि क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में हमें बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई एक चाल या कोई भी एक वैल्यू स्टार्टिंग में किसी एक निश्चित यूनिट पर मान ली, जैसे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में मान लिया है, ठीक, तो याद रखना भले ही मैंने पूरा क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हो, बट हमारा जो वाई का मान आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा। यानी कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर था, भले ये सेकंड था, और इसे मैंने मीटर प्रति सेकंड में भले ही कन्वर्ट कर दिया हो, बट वाई का मान स्टार्टिंग में क्या मान रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर भी वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएंगी। 5 दूनी 10 की 1 जीरो और 1 जीरो 60 की, ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 3 बार, तो वर्ग गुना करूंगा तो 3 चौक 12, यानी कि वाई का मान घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 88। और मैंने बताया ना उसी यूनिट में आएगा, भले ही तुमने किसी भी यूनिट में सोल्व किया हो, जिस यूनिट में आपने स्टार्टिंग में लेट कर लिया, अर्थात 88 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? चलिए फटाफट यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो हटाता हूं मैं इसे। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कोई बात समझ नहीं आई तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक, जिससे जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैं ये आपका जो डाउट है वो किस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। बट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में छोड़ना होगा, ठीक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 15। सेम क्वेश्चन है, सेम से मेरा मतलब है जो 91 प्लस में है वही 95 प्लस में है। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार अपने निर्धारित समय से 6:09 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपने सामान्य गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ी थी। आगे का है
मोटरसाइकिल सवार की सामान्य गति क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने आपको। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको चाल के बदलाव के साथ साथ समय का भी बदलाव दे दे, केवल चाल का बदलाव ना दे, वो समय का भी बदलाव के दे दे। जैसे वो कहे कि जो चाल है वो s किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए या फिर घटने की बात कर सकता है, जिसकी वजह से समय में ये बदलाव हो गया। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल। अगर चाल बढ़ी है तो s प्लस एक्स और चाल घटी है तो s माइनस एक्स बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव बराबर दूरी। ठीक, ऐसे किसे बता रहा है? प्रारंभिक चाल को, बाद की चाल को, चाल के बदलाव को, समय के बदलाव को बराबर दूरी। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है? देखो, एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। क्या कि मान लो मुझे किसी एक स्थान A से B तक मैं रोजाना चलता हूँ, स्थान A से 2 बजे और B पे पहुँचता हूँ 4 बजे, यानी कि मैं चला 2 बजे, पहुँचा मैं 4 बजे। लेकिन किसी एक दिन मैं 30 मिनट लेट हो गया, अर्थात 2:30 पे मैं चला, तो इसका मतलब है कि B पर भी मैं 30 मिनट लेट पहुँचूंगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे कहूँ कि मैं चला तो लेट हूँ, 30 मिनट लेट चला हूँ, लेकिन B पर पहुँचा मैं 4 बजे ही, यानी कि सही समय पर, तो इसका मतलब मैंने अपनी गति को इस तरीके से बढ़ाया कि मेरा आधा घंटा बच गया। अब इसी चीज को क्वेश्चन में देखते हैं। उसने कहा है एक मोटरसाइकिल सवार अपने निर्धारित समय से 6 सही 6/9 मिनट की देरी से चलता है। ठीक, यानी कि अगर उसे चलना था 6 बजे तो वो चल रहा है 6:06 मिनट। देरी से का मतलब है लेट चल रहा है। ठीक, चलता है, किंतु उसने कहा है लेकिन 21 किलोमीटर की दूरी पर अपने गंतव्य पर एक निश्चित समय पर पहुंचने के लिए वह अपनी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। तो उसकी प्रारंभिक चाल अर्थात वास्तविक चाल क्या होगी? तो जरा यहां पर समझो। ऐसे कह सकता हूं, कोई एक व्यक्ति अपनी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, जिस कारण वह निश्चित समय पर पहुंचता है। जैसे कि अभी मैं 30 मिनट लेट चला था, अभी एग्जाम्पल दिया था ना, तो मैं वहां पर पहुंचा हूं 4 बजे, यानी कि आधा घंटा मैंने बचा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने गति बढ़ाई। तो सेम यही कंडीशन यहां पर है, उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की, क्योंकि वो लेट चला था 6:09 मिनट, लेकिन गति बढ़ाने के कारण उसने क्या किया कि 6:09 मिनट जो वो लेट चला था उसे मैनेज कर लिया, यानी कि बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया। ठीक, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रारंभिक चाल अगर उसकी s थी, जो कि नहीं पता, बाद में उसकी चाल होगी s प्लस 12। भाई प्रारंभिक चाल गुना, क्योंकि वृद्धि की तो हम जोड़ देंगे और कमी करता तो घटा देते, बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव। अब इसे मैं समय के बदलाव को सॉल्व करता हूं तो ये 3 से कट जाएगा 2 और 3 से कट जाएगा 3, 6 × 18 और 2 20 बटे 3 मिनट, घंटे बदलने के लिए भाग 60 बराबर दूरी दी है 21 किलोमीटर। ठीक है ना? कैलकुलेट करते हैं। कटेगा 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, है ना, 5 से कट जाएगा 12 बार, तो ये आ गया s प्लस के 12 बराबर 12 36 गुना 21। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है ऑप्शन, जैसे इसके अगर मैं, उसने पूछा है प्रारंभिक चाल, और प्रारंभिक चाल क्या मान रखा है s, अर्थात वो मेरे से s का मान पूछ रहा है। ठीक, तो एक तरीका तो होता है ऑप्शन 28 35 42 64। पहला ऑप्शन है 28 35 42 64। देखो, कभी भी तुम्हें पूरी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। जैसे 28 को चेक करना है तो बस तुम इसका इकाई का अंक उठाओ, इसका भी इकाई का अंक उठाओ, इसका भी इकाई का अंक उठाओ। ठीक, सबका इकाई का अंक उठाना, जैसे 8 उठाया, बस केवल 8, 28 है ना, तो तुम 8 उठाओ, यहां पर रखो 8, 8 और 2 10 यानी कि 0, तो गुना करूंगा 80 यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा? जैसे ही 28 का 8 रखता हूं तो 0 आना चाहिए, जबकि 6 एकम 6, तो वो तो बराबर है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? इकाई का अंक सेटिस्फाई करा रहे हैं, इससे सारी कैलकुलेशन से हम बाईपास हो जाएंगे। जैसे 5 के बारे में बात करनी है, तो जैसे यहां पर मैं 5 रखूंगा, 5 गुना 5 और 2 7, तो 7 पंजे 35, तो लास्ट में आना चाहिए 5, गुना करूंगा 6 एकम 6, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, 42 का उठाऊंगा केवल 2, तो यहां पर रखूंगा 2, 2 और 2 4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और वो 2 में जोड़ चुका, तो ये कितना हो गया है? 4 दूनी 8। ठीक है ना? आगे 6 एकम 6 नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो ये भी गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर मैं यहां पर रख रहा हूं 4, तो 4 गुना
4 और 2, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, ठीक। एक बार देखते हैं, शायद कोई सा ऑप्शन हमने गड़बड़ कर दिया, कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये कटा 5, कट गया 12, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और गुना 3 भी तो है, ठीक है ना। तो दोबारा से ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस तरीके से गुना भाग का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यानी कि इसका इकाई का अंक आएगा 6 तिया 18, अर्थात 8 आएगा कुल मिला के। और 8 अभी हमने चेक किया था, यहां पर आया था केवल, ठीक। तो ये 42 है आंसर। दूसरा तरीका होता है इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड करना यानी कि तुम इसे ऐसे मैनेज करो, इन संख्याओं को इस तरीके से मैनेज करो कि उन दोनों की गुना, ठीक, मतलब उन दोनों का अंतर 12 हो जाए। यहां पर दो संख्याएं ऐसी क्रिएट करो कि उनका अंतर 12 हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास ये तरीका हो सकते हैं, इन्हें तोड़ लो। जैसे इसे लिख सकता हूं 2, 36 लिख रहा हूं ना, तो 2 दूनी 4 और 4 निम 36, तो 9 को लिख सकता हूं 3 गुना 3, 21 को 7 तिया 21 और 3 को जुगा तू। तो मैं इसे ऐसे तोड़ रहा हूं, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है इन्हें कि वहां पर अंतर क्या आ जाए, 12। तो जैसे मैं इसे लिख सकता हूं 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 गुना, बचा क्या है 2, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 तिया 54। तो अगर मैं इनके अंतर की बात करूंगा तो 12, ठीक। तो टुकड़े कर लो तो इसका मान क्या आ जाएगा, 42, तब भी आंसर आ गया। तो एक तरीका होता है ऑप्शन और एक तरीका होता है गुणनखंड। वो डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है ज़्यादा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 9100 प्लस में नहीं है, केवल 9500 प्लस में है, ठीक। क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है, हाँ जी रहा, एक कार अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है, जैसे कि अभी कराया था ना कि ये 6 सही 2/3 देरी से पहुंचा, वो जल्दी चल पड़ी, ठीक। 3 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 126 किलोमीटर दूर गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करनी पड़ी। कार की सामान्य गति ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 उसने कहा है 3 मिनट पहले चला, अगर पहले चला तो पहले पहुंचेगा, 126 किलोमीटर दूर जाना है उसे, ठीक। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं, 126 किलोमीटर दूर जाने के लिए, अब क्योंकि वो पहले चला, ठीक, तो उसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसे पहुंचना है सही समय पर, यानी कि अब लेट होना पड़ेगा। तो वो अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, यानी कि प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल, क्योंकि कमी की गई तो माइनस के 6 बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव कितना है, 3/60 बराबर 126, ठीक है ना। कर लेना कैलकुलेट, 6 से कट जाएगा कितनी बार, तो ये कट जाएगा 20 बार, और ये तो वैसे ही हो गया है, s माइनस के 6 बराबर 120 गुना 126। उसने पूछा s का मान, तो याद रखना s का मान ज्यादा है, s माइनस 6 का कम है, तो s का मान ज्यादा वाला होगा, अर्थात 126। कभी 120 लगा दो, यहां पर s माइनस 6 है 120, ठीक। ज्यादा वाली वैल्यू और कम वाली वैल्यू, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 और 20 को देखते हैं इसी टाइप के। तो हटा रहा हूं मैं इसे, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे किस तरीके से आसान तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 9100 प्लस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हाँ 9100 प्लस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को नोट्स में अवश्य लिखना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, उसने क्या कहा है, बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। देखो उसने कहा है कोई एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो वह 10 मिनट की जल्दी पहुँच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, उसने कहा है बिल्कुल सही समय पर अर्थात 0 मिनट पर, ना तो लेट हो ना जल्दी पहुंचे, 0 मिनट पर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जरा एक चीज समझते हैं, देखो अगर मैं यहां से आप लोग कह दूं कि प्रारंभिक चाल अगर 50 है, ठीक, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, लेकिन जब 40 की गति से जाता है तो 20 मिनट कम पहुंचता है। तो इसका मतलब मान लो अगर ये निश्चित समय है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचा, ठीक है ना, और यहां की बात करूं तो 20 मिनट लेट पहुंचा। तो यानी कि जैसे ही उसकी गति 40 हुई तो वो पहले जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे में जो समय लग रहा था उसके मुकाबले 10 मिनट तो वे जल्दी वाले और 20 मिनट वे लेट वाले, अर्थात 30 मिनट का समय गैप वहां पर आ जाएगा। यानी कि प्रारंभिक चाल अगर 50 है और बाद में उसकी चाल 40 कर दी जाए, बटे चाल का बदलाव कितना है 10 गुना, तो समय का बदलाव हो जाएगा 30/60 घंटे बराबर। ठीक, क्योंकि जो कंडीशन इस दूरी के लिए है, इस दूरी के लिए वही दूरी यहां पर है, तो बराबर में दूरी आनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दूरी नहीं लिख रहा, मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूं जिसमें अननोन स्पीड में एस मान लेता हूं। ठीक, और एस स्पीड के लिए तो मैं मान लेता हूं, मान लो 50 वाले से मुझे करना है, समझना बस यहां पर, तो मैं क्या दूंगा बराबर, मान लो 50 चाल है, 50 के स्थान पर यदि एस की गति से वो जा रहा है, ठीक, तो आप लोगों को यहां पर ये देखना है कि पहले तो वो जा रहा था 10 मिनट जल्दी, लेकिन अब वो कोई भी जल्दी नहीं है। इसका मतलब पहले के मुकाबले उसने ज्यादा समय लगाया। भाई पहले 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, लेकिन अब वो जल्दी नहीं पहुंचा, अब वो लेट पहुंचा। तो लेट पहुंचने का मतलब है उसकी गति कम हो जाना, अर्थात जो एस का मान है वो 50 से कम होगा। ठीक, बटे में आता है अंतर। अंतर के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो वैल्यू दी गई यानी कि जो एस है वो ज्यादा है या कम है, क्योंकि हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, और एस बड़ा है या छोटा है वो पता चलेगा इस 10 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट जल्दी और अब बिल्कुल सही समय पर, इसका मतलब 10 मिनट उसने ज्यादा गैप लिया। ठीक, गुना समय का बदलाव कितना है 10 मिनट, भाई 10 मिनट जल्दी से वो 0 मिनट पर आ गया है, तो 10/60, और बस जो भी होगा वो एस तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। ये कट जाएगा इससे, ये 0 से कट जाएगा 0, 50 से कट जाएगा 50, ये 0 से कट जाएगा 0। ठीक, और बस गुना करते हैं, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 गुना 50 तो कितना हो जाएगा 600, माइनस के 4 तिया 12 माइनस के एस यानी कि 12s बराबर एस। ठीक है ना। तो ये इधर आगे हो जाएगा 600 बराबर 13s, अर्थात एस का मान आ जाएगा 600/13। कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो तुम लोगों का उत्तर होगा। क्लियर है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि नोट्स में अवश्य लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुराना हो सकता है लेकिन पेपर में अब आना शुरू हुआ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 9100 प्लस में है ही नहीं, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलाता है, परंतु 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के, प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास में मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, पहली क्लास या दूसरी क्लास रही होगी। ठीक, उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और प्रत्येक 14 किलोमीटर के पश्चात वह अपने पुर्जों को बदलने के लिए, मतलब वाहन के पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। ठीक, उसे जाना कितना है ये भी देख लेते हैं। उसने कहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। जो दूरी दी गई वो 90 किलोमीटर की। तो देखो जो ये रेस्ट वाला क्वेश्चन होता है ना कि प्रत्येक इतने किलोमीटर के बाद वो रुकता है, तो तुम ये देख लो यदि वो नहीं रुकता तो वो कितने समय पहुंच जाता। इसका मतलब डायरेक्ट चलता 90 किलोमीटर 36 की चाल से। ठीक, इसका मतलब हुआ इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे, ठीक है ना, यानी कि 2 सही 1/2 घंटे तो मुझे यहां पर लगे, लेकिन वो रुका।
तो रुकने वाली कंडीशन को हमें कभी भी ऐसे नहीं करना कि 14 किलोमीटर में रुकता है 12 मिनट, हमें ऐसे करना होता है हमेशा कि 14 किलोमीटर में रुकता है एक बार, ठीक। तो 90 किलोमीटर में रुकेगा कितनी बार, 1/14 गुना 90। जो भी ये सॉल्व करके आएगा, रुकने की जो स्थिति होगी वो कितनी बार रुका, वो उससे हमेशा पिछला पूर्णांक आएगा। जैसे इसे मैं काटता हूं, 14 से काटता हूं, 14 छिका, तो 14 से काट लेते हैं, तो 2 से काट लेते हैं 7, 2 से काट लेते हैं 45, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7×42, ठीक। तो हमेशा पिछला पूर्णांक, अगर ये 6.2 भी है तो पिछला पूर्णांक तो 6 होगा ना। तो अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो पिछला पूर्णांक आएगा 6, यानी कि वो 6 बार रुका 12 मिनट के लिए, तो 12 छिंगा 72 मिनट ही रुका, ठीक। तो मैं कह सकता हूं 2.5 घंटे तो उसे लगातार लगे चलने में, और 72 मिनट अर्थात 1 घंटा, इसे भाग करूंगा तो 1 घंटा 1/5। तो एक बार ये देख लेता हूं उसने किस तरीके से आंसर दिया है। उसने जो आंसर दिए हैं वो घंटे और मिनट में दिए हैं, तो बस जोड़ेंगे हम, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट तो ये, और 72 यानी कि 1 घंटा 12 मिनट ये। तो यात्रा में जो उसे समय लगा वो लगा 3 घंटे 42 मिनट आंसर। क्लियर है? नोट्स में भी ऑलरेडी करा रखा है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास नोट्स नहीं देखे हैं उन्हें वो देख सकते हैं जाकर, जहाँ पर लगभग 11 क्लास में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से छोटे पॉइंट से शुरू करते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक कंप्लीट करा रखा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन, अगले टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए मैं हटा देता हूँ इसे। चलिए जी, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उसने कहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि वह किसी एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है? उसने कहा है 800 मीटर लंबी कोई एक रेलगाड़ी है, सेम क्वेश्चन है दोनों बुक में। 800 मीटर लंबी कोई एक रेलगाड़ी है जो 78 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, ठीक। कोई एक सुरंग है जिसकी लंबाई मान लो p मान लेता हूं, को पार करने में उसके द्वारा जो समय लगता है वो है 15 मिनट। सुरंग को पार करने में सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। तो सुरंग की लंबाई पूछ ली। देखो, जब कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसकी खुद की भी लेंथ है और किसी एक अन्य लेंथ की वस्तु को पार कर रहा होता है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो अपनी लेंथ प्लस जिस वस्तु को पार कर रहा है उसकी लेंथ का टोटल होता है। यानी कि रेलगाड़ी जब इस सुरंग को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 800 प्लस p बराबर, ठीक। ये हो जाएगा 78 गुना 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, जिससे 1 मिनट को मैं आगे जाके 60 सेकंड लिख के बात खत्म कर सकता हूँ यहीं पर। दूसरी बात, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमने यहाँ पर मीटर में मान लिया है तो अब चाहे किसी भी यूनिट पे काम करो कैलकुलेशन करते वक्त, यूनिट अगर मीटर में मानी गई तो यहाँ पर मीटर में होगा। दूसरी बात, जैसे डिस्टेंस इस बार लाइट करनी थी तो इससे पहले जो डिस्टेंस दी हुई थी वो मीटर में थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी मीटर में ही माननी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई भी वैल्यू अगर लाइट करनी है और उससे रिलेटेड या उसी यूनिट के बारे में पहले भी बात की जा चुकी, तो जो यूनिट पहले दी गई वही यूनिट हमें बाद में भी माननी होती है। अगर मीटर है तो मीटर, जैसे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी कोई गतिमान चीज होती तो इसकी भी गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही माननी होती है। ये बात ध्यान रखना। इससे होता क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक। तो काटते हैं इसे, कैसे कैसे कट जाएगा? तो 6 से कट जाएगा 3 बार और 6 से कट जाएगा 20 बार, है ना, हाँ सॉरी 10 बार। 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18, ठीक। और ये हो जाएगा तुम्हारा 26 130 1300, यानी कि p का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 500 मीटर आंसर। क्लियर है? ठीक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोनों बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, और है क्या क्वेश्चन उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 7। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल 5 मिनट में पार कर लेता है
तो पुल की लंबाई क्या है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक व्यक्ति दौड़ रहा है ना, कोई एक व्यक्ति दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और किसी एक पुल को जिसकी लेंथ फिर से मैं पी मीटर मान लेता हूँ, क्योंकि इस बार इससे पहले कोई लेंथ ही नहीं दी गई, तो तुम्हारी मर्जी है तुम किसी भी यूनिट में मानो, क्योंकि उसने जो आंसर दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही मीटर में मान लेते हैं। 5 मिनट में पार कर लेता है। अब जरा एक चीज समझना, यहां पर एक ऐसी वस्तु थी जिसकी खुद की भी लेंथ थी और पार करने वाली भी, तो इसी वजह दोनों का टोटल हुआ। लेकिन यहां पर अगर बात करता हूं तो यहां पर व्यक्ति है, यानी कि अपनी खुद की कोई लेंथ नहीं है, लेकिन जिस वस्तु को वो पार कर रहा है उसकी लेंथ है, तो इसका मतलब केवल p डिस्टेंस के रूप में केवल p लिया जाएगा। तो p मीटर बराबर 40 की ही होगी 15 मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 और गुना समय हो गया 5/60 सेकंड, क्योंकि यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा 3 से 6 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार और 6 से कट जाएगा 10 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 गुना 10 1250 मीटर, यही उस पुल की लंबाई है। क्लियर है? बड़े आसान से कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। नॉर्मली होता क्या है, यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट से मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है तो उन्हें मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर उनके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। यदि आपको किसी दूसरे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद के भी हम क्वेश्चनों को आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं टाइप 9। टाइप 9 में किसी भी स्टूडेंट के द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो टाइप 9 को मैं स्किप कर देता हूँ। टाइप 10 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते हैं टाइप 10 की ओर। देखो तो फिर टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 6 और दूसरी यानी कि इससे भी दोनों ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ना तो 6 है टाइप 10 में जो मैं अब करा रहा हूँ और ना ही 12 है। 10 से हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई स्टूडेंट की, तो टाइप 10 भी हम यहीं पर आज समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप 11 कराने वाला हूँ। टाइप 11 के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग से एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अलग से केवल टाइप 11 का, क्योंकि जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो मेन क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो हमें टाइप 11 में आराम से हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पर मैं आप लोगों को किरण की टाइप 11 की प्रॉब्लम कराने वाला हूं। ठीक, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर, जहां पर हमारा किरण की प्रॉब्लम चल रही है टाइम एंड डिस्टेंस की टाइप 11 से।